नमस्कार, स्वराज करियर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशरा। स्वराज करियर में आज बात करेंगे कि कैसे छात्र छात्राओं को पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई के दौरान विद्यार्थियों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या सफलता का किसी तरह का शॉर्टकट है, और इस तरह के कई और सवाल आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश स्वराज करियर। तो स्वराज करियर में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान शिक्षाविद राजेश तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेश जी। राजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आजकल छात्र जीवन में यही रहता है कि अपने करियर को लेकर किस तरीके से फोकस करें, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, हर कोई बेहतर से बेहतर करना चाहता है। तो शुरुआती वक्त से अपना पैटर्न क्या रखना चाहिए एक छात्र को? देखिए, आज का जो मार्केट है और आज का जो कंपटीशन है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि बच्चों को सही गाइडेंस मिलना चाहिए। बच्चे जो है एक भीड़ में चलते हैं। आपने देखा होगा ये जो कोचिंग वालों की पब्लिसिटी होती है ये बच्चों को बहा के ले जाती है अपने साथ में, और पेरेंट्स भी उस पर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर पड़ोसी का बच्चा किसी एक्स कोचिंग में जा रहा है और वो कोचिंग हो सकता है स्टेटस सिंबल हो, तो हमारा बच्चा भी उसमें जाना चाहिए। हम कभी बच्चे से ये नहीं पूछते हैं कि वो किस करियर को ऑप्ट करना चाहता है। आफ्टर ऑल उसकी लाइकिंग्स क्या है जी, बच्चे की लाइकिंग्स क्या है, बच्चे का पोटेंशियल क्या है, उसमें कितना दमखम है। आप किसी पोलियोग्रस्त बच्चे को 100 मीटर्स की रेस में तो नहीं दौड़ा सकते। क्योंकि पड़ोसी का बेटा एथलेटिक्स चैंपियन है तो हमारा भी दौड़ेगा। हमारे बच्चे के पैरों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो नहीं दौड़ सकता। इसीलिए बच्चे का मेंटल स्टेटस क्या है, बच्चे की रुचि क्या है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चा जिस कोर्स को ऑप्ट करेगा आपके कहने से या अपनी पसंद से, तो कल को जब उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे खर्चे आएंगे, तो ये जो आपकी फैमिली है उसको कितना सपोर्ट कर पाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आधे अधूरे में फिर बेचारे कि आप फीस भी नहीं दे पा रहे हैं या तमाम सारी दिक्कतें आ रही हैं और फिर वो जैसे तैसे करके चल रहा है, तो वो एडहॉकिज्म होगा। एडहॉकिज्म मतलब टेम्परेरी तौर पर आपने किसी बच्चे को कह दिया ये कर लो, और 2 दिन बाद उसने कहा ये करने में तो पापा बहुत दिक्कत है, तो उन्होंने कहा अच्छा छोड़ो दूसरा कुछ कर लेते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत है कि बच्चे का करियर वो खुद अपनी पसंद से चुने। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बच्चे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरीज की लाइन में चले जाएं। बहुत जरूरी ये है कि कुछ बच्चे कलाकार भी बनेंगे, कुछ चित्रकार बनेंगे, कुछ खेती बाड़ी के क्षेत्र में जाएंगे, कुछ वैज्ञानिक बनेंगे। तो उन बच्चों को अपने रुचियों के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से, और परिवार का जो बैकग्राउंड है, जितना सपोर्ट हम आपको दे सकेंगे उसके हिसाब से सबसे पहले करियर ऑप्ट करने की उन्हें छूट मिलनी चाहिए। जी राजेश जी, क्योंकि आपने कहा कि करियर फोकस्ड शुरुआती वक्त से पेरेंट्स और बच्चों को दोनों को ही रहना चाहिए, इसी से जुड़ा अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका, आपका नाम? जी, मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग फाइनेंस से। जी, आपका सवाल पूछिए। मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग फाइनेंस से, उसके आगे मुझे क्या करना चाहिए करियर के लिए? मैं आगे देखिए, आपने एमबीए कर लिया तो आप सीधे सीधे जब आप एमबीए कर रहे थे तो आपने क्या सोचा था कि मुझे अब किसी न किसी कंपनी में मैनेजमेंट में जाना है, तो आपको एमबीए करने के बाद में अब जॉब कर लेना चाहिए, क्योंकि आप मास्टर्स कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने जॉब के साथ में हमको फिर आगे और उसमें क्या और अपॉर्चुनिटीज हो सकेंगी, बेटरमेंट के लिए हम किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना चाहेंगे तो वहाँ की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। फिर वही बात घूम फिर के आ गई कि मार्केट की ज़रूरत क्या है। मार्केट को असेस करना आपको आना चाहिए। मार्केट में किन लोगों की ज़रूरत है। मार्केट को अगर आज कॉमर्स के ग्रेजुएट्स चाहिए या बीबीए वाले चाहिए, एमबीए वाले चाहिए, तो हमको वो कोशिश करना है। और हम आंख बंद करके नहीं कर सकते। हमारे मोहल्ले में अगर कोई कंपनी आ गई है, आप देख रहे हैं कि आजकल जो है ग्लोबल एक तरह का एटीट्यूड लोगों ने अपना रखा है। आज की तारीख में हम लोग एलपीजी के दौर में जी रहे हैं। एलपीजी से मेरा मतलब ये है एल फॉर लिबरलाइजेशन। गवर्नमेंट हमारी बहुत लिबरल है और गवर्नमेंट जो हमारी बहुत सारी कंपनियों को, देसी विदेशी कंपनियों को, इंटरनेशनल कंपनियों को
लिबरल होने के साथ साथ में उनको लाइसेंसिंग कर रही है कि आप आइए हमारे क्षेत्र में आइए और हमारे बच्चों को काम दीजिए, यहाँ पर अपना रोजगार शुरू करें। दूसरा पी है प्राइवेटाइजेशन हो गया है। अब प्राइवेटाइजेशन में आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकार तो अपने यहाँ आरक्षण भी देती है और कमजोर वर्ग को उठाने के लिए वो उनके अंक वगैरह में भी रिलैक्सेशन देती है, पर जब कोई प्राइवेट कंपनी आती है तो बेस्ट को चुनती है, वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, उसको किसी को खुश नहीं करना होता है। तो आप जिस फील्ड में हैं उसमें आप बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल वर्ल्ड में पहले हम लोग अपने सिर्फ स्कूल में कंपटीशन करते थे, हमने टॉप कर लिया बहुत खुश हैं, या हमने स्टेट टॉप कर लिया, हमने इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन आज कंपटीशन हो रहा है। आप हिंदुस्तान के टॉपर हो सकते हैं किसी सब्जेक्ट के, लेकिन आपके पड़ोसी देश जो हैं या दूर के जो देश हैं वहां पर भी उन्हीं विषयों के छात्र आपको मिलेंगे और आपको उनसे कंपटीशन करना पड़ेगा। तो एमबीए करने के बाद मेरी राय ये होगी कि आप अपना जो आपने एचआर में किया है या दूसरे सब्जेक्ट में किया है वो आप अपना सब्जेक्ट देखें और उसके अकॉर्डिंगली आप मार्केट सर्च करें कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं। और अगर वहाँ वो कहते हैं कि आपको और कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होगी तो फिर उसको आप परस्यू करें। चलिए शुभम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। राजेश जी, जैसा कि मेरा सवाल था कि आपने कहा कि शुरुआती वक्त से फोकस पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी रहना चाहिए अपनी पढ़ाई में, लेकिन क्योंकि आज का कंपटीशन का ज़माना है और उसमें अलग अलग दिशाएं लोगों को समय के अनुसार बदलने वो ऐसे उन्हें अक्सर ऑप्शंस मिलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई कर चुका है क्राइटेरिया से, लेकिन उसे अचानक से बिजनेस करने का अगर मन बनता है तो उसके लिए क्या क्या स्कोप्स और हो सकते हैं? देखिए, सरकार जो है आजकल बच्चों को पैसे भी प्रमोट कर रही है कि वो खुद अपना बिजनेस करें, खुद एंटरप्रेन्योर करें, वो जॉब सीकर ना बने, जॉब प्रोवाइडर बने। और इसके लिए सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं, बहुत सस्ते दरों पर लोन मिल रहे हैं, खूब सारी सब्सिडी मिल रही है बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए, करियर बनाने के लिए, यहाँ तक कि विदेश जाने के लिए भी गवर्नमेंट फंडिंग करती है। तो ये सब चीजें आपको डिफरेंट साइट्स जो गवर्नमेंट की हैं उन पर जाकर के देखना पड़ेंगी कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और आपको गवर्नमेंट वहां से क्या सपोर्ट कर रही है। राजेश जी, माफ कीजिए, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, योगेश जी। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछे। मैं चाहता हूँ, क्या अभी मेरे बच्चे ने इस साल 12th पास की है साइंस से, और वो साइंस के आगे पढ़ना नहीं चाहता, वो चाहता है मैं इंजीनियरिंग ना करूँ ना किसी चीज़ का, मुझे किसी आर्टिस्ट लाइन में जाना है। और हम लोग की अब चिंता बढ़ गई कि इसे पढ़ाया साइंस है, अभी दूसरी लाइन में, तो इसे क्या किया जा सकता है? फिर उसने 12th के बाद अब वो नहीं पढ़ना चाहता तो ऑब्वियसली अब उसको कोई जॉब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि 12th उसने किस सब्जेक्ट से किया है, आपने ये नहीं बताया। अगर उसने साइंस से किया है, आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया हुआ है, बायोलॉजी का स्टूडेंट है, एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, डिपेंड करेगा कि उसने किससे किया हुआ है। और उसके बाद उसी फील्ड में उसको जॉब, कोई बहुत हाई कॉलर जॉब तो मिलेगा नहीं 12th के बाद में, क्योंकि आजकल एजुकेशन का स्तर बहुत बढ़ गया है और पीजी और डॉक्टरेट और एमफिल बहुत सारे तो आपको ऐसे ही मिल जाते हैं। आप देखते होंगे अक्सर के कोई प्यून का भी अगर वैकेंसी निकलती है तो उसमें 100-200 पीएचडी अप्लाई करते हैं। तो ये बात आपको अपने बच्चे को समझानी पड़ेगी कि बेटा 12th इज नॉट एनफ, अभी आपको और पढ़ना चाहिए। और अगर आप फिर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर आपकी फैमिली उसको किस बिजनेस में कितना सपोर्ट कर पाएगी। और गवर्नमेंट लेवल से जो आपका जिला रोजगार केंद्र होता है वहाँ से पता करिएगा, जिला उद्योग केंद्र होता है वहाँ से करिएगा कि वो लोग 12th के बच्चे को कितना सपोर्ट कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसको आगे बढ़ाइए। चलिए योगेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजेश जी, जैसा कि आप सवाल का जवाब दे रहे थे कि बिजनेस में कौन कौन से स्कोप जो अभी छात्र जीवन में हैं उन्हें किस तरीके से और आगे बढ़ना चाहिए अगर उनका बिजनेस में वो अपने आप को करियर बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए, बिजनेस का मतलब कोई बहुत बड़ा दुकान या बहुत बड़ी कंपनी खोलना नहीं होता। अब बिजनेस तो वो जो वेंडर है जो हाथ ठेले के ऊपर सब्जी या फल बेच रहा होता है वो भी कर रहा होता है, वो भी बिजनेस है। तो बिजनेस से सिर्फ आशय ये है कि आपको छोटे से छोटा काम भी, कोई भी काम कभी भी खराब नहीं होता। आप ये सोच के नहीं चल सकते कि अरे सब ये काम मैं क्या करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। ये लोग कुछ नहीं कहेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग, और लोगों को फुर्सत बिल्कुल नहीं होती है। मैं तो पूरी जिंदगी से ये ढूंढ रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स भी कहते थे 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग मुझे आज तक नहीं मिले और कभी मिलते भी नहीं है क्योंकि वो कोई होते ही नहीं है। तो ये हमारा सोच होता है।
तो हम छोटे से छोटा काम, बात वहीं घूम फिर के आएगी हमारी क्षमता कि हम क्या काम शुरू कर सकते हैं, हमारे पास कितनी पूंजी है, कितना तजुर्बा है, हमारे परिवार में किसी ने पहले कोई वो ऐसा काम किया है क्या। क्योंकि हमेशा याद रखिए हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट है दोनों चीजों से मिलकर बच्चे का करियर बनता रोकना है। चाहूंगी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राशिद जी। राशिद जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर मेरा एक सवाल ये था कि मैंने एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग से, बट मुझे भोपाल में ही रहना है, यही जो है वर्क अपना सर्च करना है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने ज़्यादातर जो मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब करी है, बीच में मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ा, तो फिर रिवर्स मुझे स्टार्टिंग करना पड़ी। तो देखिए मार्केटिंग से जब आप एमबीए कर रहे थे तो उसी दिन तय हो गया था कि आप मार्केट सर्च करेंगे और मार्केट में किन चीज़ों की डिमांड है और कितनी सप्लाई कहाँ से होती है, आप उसका एक टूल बनेंगे। टूल से मेरा मतलब ये होता है कि आप एक मीडिएटर के तौर पे होंगे जो क्लाइंट को और कंपनी को बीच में एसोसिएट करके उनका बिजनेस प्रमोट करेंगे, क्लाइंट की ज़रूरतें पूरी करेंगे और आप अपना बिजनेस उसी से आप आपकी जो सैलरी ड्रॉ करेंगे या आप नौकरी करेंगे, जिसे भी आप कह सकते हैं। आप एग्जीक्यूटिव कह लें तो थोड़ा अच्छा लगता है और नौकरी कहते हैं तो थोड़ा ख़राब लगता है, लेकिन बात एक ही है कि मैंने अगर मार्केटिंग से किया हुआ है तो मैंने इसलिए या तो ये करो आप कि आप अपनी कोई कंपनी खोलो, फिर मार्केटिंग का अपना हुनर वहाँ पे दिखाओ, या फिर जो कंपनियां पहले से काम कर रही हैं उनके लिए काम करो और उनको प्रमोट आप कितने अच्छे से करोगे, जितना आप उसमें लेबर करोगे, जितना इंटेलिजेंटली आप उसमें परस्यू करोगे, परफॉर्म करोगे, उतना बेनिफिट्स आपको भी होंगे। और तीसरा कोई रास्ता तो है नहीं। चलिए राशिद, और कोई सवाल आपका? उम्मीद है राशिद जी आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि राजेश जी हम बात कर रहे थे कि बिजनेस में किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसका बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। एक और अगला सवाल मेरा ये है कि क्योंकि हाल ही में 10वीं और 12वीं के नतीजे आए हैं, कोविड के बाद बहुत मुश्किल था छात्रों को एक बार फिर से ऑनलाइन पढ़ाई को छोड़कर ऑफलाइन के फॉर्मेट में वापस आना। तो अब क्योंकि सब कुछ सामान्य जीवन शुरू हो चुका है, छात्रों के लिए भी आगे दिशा 12th पास आउट होने वालों के लिए, तो उन्हें क्या आप टिप्स देना चाहेंगे कि वो आगे चलकर अपने करियर पर किस तरीके से फोकस करें? देखिए सबसे पहले टिप्स में ये देना चाहूँगा कि अभी मैं व्हेन आई वाज ड्राइविंग तो मैं गाड़ी में सुन रहा था न्यूज़ कि 69% शायद हमारे यहाँ लड़कियों ने पास किया है और कुछ 60% के आसपास लड़के पास हुए हैं। तो ये जो 31% या 40% सफल नहीं हो सके हैं, ये बच्चे क्या करें? एक बात हमेशा याद रखिए बच्चों, कभी भी किसी भी तरह का आपको हीन भावना या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं वो लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज ओनली अ बैड डे, वो एक खराब दिन होता है। आपने देखा होगा जो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 100 के करीब सेंचुरीज मार दी, वो भी कई बार डक पे आउट हुए थे, 0 पे आउट हुए थे। इसका मतलब वो खराब खिलाड़ी तो नहीं थे ना। तो जिस दिन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, कल मैं आईपीएल का मैच देख रहा था, निकोलस पूरन से बड़ी उम्मीद थी लेकिन वो पहली बार पे आउट हो गया और लखनऊ को बाहर जाना पड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब खिलाड़ी हो गया। तो अगर आपका रिजल्ट आपके मन मुआफिक नहीं आ सका है, अगर आप इस बार सफल नहीं हुए हैं, तो डोंट गिव अप। बिल्कुल भी परेशान होने की, चिंतित होने की, दुखी होने की जरूरत नहीं है। इधर उधर की बातें नहीं सोचना है। दैट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, इट्स जस्ट वन डे। और याद रखिएगा, हमको सबको, मुझे जो एंकर मैडम आप देख रहे हैं, इनको, आपके पेरेंट्स को, जो बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, सबको भगवान की फैक्ट्री में बनाया गया। और भगवान की जो फैक्ट्री है वहां पे कोई खराब मटेरियल तो बनता नहीं। तो आप भी उतने ही अच्छे जितना अच्छा मैं हूँ, जितने अच्छे और बड़े लोग हैं। राजेश जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कपिल। कपिल जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछे जी। मेरा सर से सवाल है कि मेरी बेटी अभी 5 साल की उम्र की है और मैं उसका एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए कितनी एज होनी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्रोसेस क्या होता है सर? देखिए सर, जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, अब तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, अगर आप उसका ड्राफ्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसको गूगल करके भी पढ़ सकते हैं, तो मिनिमम एज लिमिट जो है वो 6 साल कर दी गई है क्लास 1 में एडमिशन के लिए, ठीक है। और
वहाँ सेंट्रल स्कूल में जो एडमिशन का क्राइटेरिया है वो सिंपल सा है कि आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये जो सेंट्रल स्कूल्स हैं ये अलग अलग एरियाज़ में होते हैं। जैसे डिफेंस के जो सेंट्रल स्कूल है भोपाल में, जैसे ईएमई सेंटर बैरागढ़ में जो सेंट्रल स्कूल है उसको स्पॉन्सर करता है डिफेंस, तो वहाँ डिफेंस के बच्चों को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। इसी तरह से अगर किसी कोल माइंस में है, वेस्टर्न कोलफील्ड के जैसे स्कूल है जहाँ मैं बहुत साल पहले काम करता था, आज से 30 साल पहले, तो वहाँ पे जो चूंकि स्पॉन्सर करने वाले कोलफील्ड के लोग हैं तो उनके बच्चों को वेटेज दिया जाता है। जो जनरल स्कूल्स हैं वहाँ पर भी सबसे पहली प्राथमिकता ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को होती है जो ट्रांसफरेबल होते हैं, ताकि उनके बच्चे का ट्रांसफर किसी भी स्टेट में हो जाए तो उसको सेम सेंट्रल स्कूल में सेम पैटर्न पे पढ़ाई का मौका मिले। इसके बाद जिनके कम ट्रांसफर होते हैं तो ये कैटेगरीज होती हैं, उसमें फ्लोटिंग पॉपुलेशन सबसे आखिर में आती है। ठीक है, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में हैं। दूसरे, आप जब 6 साल की हो जाएगी तब अप्लाई करिएगा, और वहाँ भी एडमिशन जो है लॉटरी सिस्टम से होता है। आखिर में जितने एडमिशन है, जितनी वैकेंसी हैं उतनी वो लॉटरी निकालेंगे, कंप्यूटराइज्ड होती है, उसमें आपके बच्चे का नाम आ गया तो उसका एडमिशन हो जाएगा। दैट्स इट। चलिए कपिल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश जी, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो प्रेशराइज बच्चों को किया जाता है 12th के बाद की जर्नी को लेकर के किया जाता है, क्योंकि 12th पास करने के बाद में ही एक छात्र ये सोचने लग जाता है कि वो आगे कौन सा ऐसा सब्जेक्ट ले या कौन सा ऐसा कोर्स चुने जिसमें वो आगे चल के अपना करियर बना सकता है। सब्जेक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा होता है, तो करियर का जो दिशा निर्देश है वो 12th के बाद में ही नज़र आता है। क्या टिप्स देना चाहेंगे इससे जुड़े? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करना चाहूँगा। बच्चे को प्रेशराइज तो जब वो 6th क्लास में आता है ना, अब तो हम ये भी विज्ञापन देखते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के कि 2031 के आईआईटी की तैयारी करें। आप बताइए 2031 का वे, 2035 का वे, तो जो बच्चा बेचारा क्लास 3, 4, 5 में पढ़ रहा है उसके लिए बैचेस शुरू कर दिए जाते हैं। तो वहां से उसका जो बचपन है उसको पेरेंट्स छीन लेते हैं। पेरेंट्स अपनी उन महत्वाकांक्षाओं के चलते कि मैं ये नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा बनना चाहिए, ये सब बिल्कुल गलत है। बच्चे के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। बच्चे का खुद का भी तो कोई इंटरेस्ट होगा, उसको नहीं सुनते हैं, वो अपनी इच्छाओं को उस पर थोपते हैं। अच्छा चलिए, 12th के बाद की बात तो आप जब करेंगे, जब 12th के पहले तो उसने 9th क्लास से डिसाइड कर लिया है ना, 10th 11th से डिसाइड कर लिया है कि वो कॉमर्स पढ़ेगा या आर्ट्स पढ़ेगा या वो एग्रीकल्चर में जाएगा या वो आपका मैथमेटिक्स पढ़ेगा, बायोलॉजी पढ़ेगा। तो ये तो वो 2 साल पहले डिसाइड कर चुका होता है। अब उसने 12th में कैसा परफॉर्म किया है, इसके बाद उसको कौन सा कॉलेज मिलेगा। और कॉलेज में भी आप देखिएगा, अगर आप दिल्ली के कॉलेजेस की बात करें, लेडी श्री राम कॉलेज की बात करें, करोड़ीमल कॉलेज की बात करें, तो 100 परसेंटाइल के ऊपर एडमिशन क्लोज हो जाता है। 100 आउट ऑफ 100 एडमिशन खत्म। आप बताइए, जिस बच्चे ने 99 आया, 98 लेके आया, वो कितना, उसने क्या नहीं किया। बेस्ट है ना, वो भी 99% कम तो नहीं होता। लेकिन इतने कंपटीशन में, जिसे आप गला काट स्पर्धा कहते हैं, उसमें बच्चे को बहुत ज्यादा ओहापोह की स्थिति बनती है। और मैं बार बार फिर यही कहूंगा कि यहाँ पे हमें पेरेंट्स के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। पेरेंट्स उस बच्चे को कभी भी हीन भावना से ना देखें। आपने देखा होगा मेरिट जो बनती है, अब यहाँ 75% के बाद में हम कहते हैं इस सब्जेक्ट में इसकी मेरिट आई, तो टोटल अगर हमारे मध्य प्रदेश में इस बार करीब 10 लाख बच्चे बैठे थे 10th में और 8,75,000 के करीब 12th में बैठे थे। इसमें से ज्यादा तो 50,000 बच्चों की आए होंगी फर्स्ट डिवीजन जी। तो वो 50,000 बच्चों में अगर मेरा बच्चा आ गया 60% लेके भी तो क्या कम है? 10 लाख में 50,000 में आया है वो। लेकिन हम क्या कहते हैं, उसके बच्चे को देखो 100% लेके आया, 99.9 लेके आया, तो प्रेशराइज हम करते हैं। बार बार कहूंगा, बच्चे की रुचि देखिए, उसकी क्षमता देखिए, परिवार की स्थिति देखिए, फिर नियर बाय स्कूल की कंसेप्ट है। हमें अपने बच्चों को हमेशा अपने घर के करीब वाले स्कूल में पढ़ाना चाहिए। उससे प्रेशर कम होता है, क्योंकि जब हमारा बच्चा दिल्ली, बंबई में या बेंगलोर में कहीं पढ़ रहा होता है तो मेंटल टेंशन उसको भी होता है, हमको भी होता है, और ऐसे में वो डाइवर्ट रहता है। तो एक तो पेरेंट्स का सपोर्ट उसको मिल जाए, दूसरा उसको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। फिर साथ में ये कॉलेजेस थोड़े से इंफीरियर, थोड़े सुपीरियर होते हैं, वो सिर्फ विज्ञापन का योग है, इसलिए लोग कह देते हैं कि हमारा कॉलेज इज द बेस्ट। हकीकत ये है कि बच्चा खुद कैसे पढ़ रहा है और उसको टीचर्स कैसे मिले और पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा है, इसके ऊपर उसका करियर डिपेंड करता है।
जी, और आज के वक्त में जैसे जैसे और कंपटीशन बढ़ रहा है, अलग अलग चीज़ें करियर बनाने के लिए लोगों के सामने आती हैं। एक बहुत चर्चित एक शब्द हम सुन रहे हैं कि कोडिंग सीखिए। बच्चों से बहुत ज़्यादा आजकल पेरेंट्स ये पीछे पड़ते हैं कि कोडिंग आप सीखिए। तो कोडिंग या इससे और जो वक्त के साथ में अलग अलग चीज़ें कोर्सेज में या करियर में सामने आ रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए बच्चों को हमें चाहिए कि हम बच्चों को जब वो 9th-10th में होता है तभी करियर काउंसलर के पास लेके जाएं। करियर काउंसलिंग में क्या होता है कि वो आपको एरियाज बताते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में अभी भी बच्चों के दिमाग में अगर आप 10th के 11th के बच्चे से पूछें तो 99% बच्चों को मैथमेटिक्स का मतलब इंजीनियरिंग दिखता है। ठीक है, वो नहीं जानते हैं कि इसके बाद में आप विक्रम साराभाई स्टेशन में जाके इंजीनियर भी बन सकते हैं, वहां से आप एस्ट्रोनॉट पैदा करेंगे। आप बच्चे को सिर्फ बायो का मतलब होता है कि वो पीएमटी कर लेगा या पीपीटी, वो जो आपका क्या होता है आज की तारीख में एग्जाम करके, उनका नीट का एग्जाम पास करके वो डॉक्टर बन जाएगा। उसको किसी ने नहीं बताया हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है, वहां पे आप जाके क्या कर सकते हैं बायोलॉजी के बाद में। ऐसे ही कॉमर्स का मतलब सीए और सीएस होता है। कॉमर्स के बाद में बच्चे बैंकिंग में कितना अच्छा कर सकते हैं और इंश्योरेंस के क्षेत्र में कितना अच्छा कर सकते हैं। कुछ नहीं करेगा बच्चा तो भी 31 मार्च के आसपास जब लाखों लोग अपने रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, अगर वो किसी के घर जाके उसका रिटर्न पेपर्स भी डाल देगा, 1000 रुपए एक आदमी से लेगा तो सीजन के ऊपर वो 5 लाख 10 लाख कमा सकता है। पर ये सारी चीजें पेरेंट्स को नहीं पता होती हैं, बच्चे को भी नहीं पता होती। बच्चे को राइट टाइम पे काउंसलिंग कराइए। और फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, काउंसलिंग कराते वक्त आप मत डिसाइड कीजिए कि तुम क्या पढ़ोगे। उसको काउंसलिंग में 10 सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, उसके वहां पे जो बेस्ट एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो उसको राय देंगे कि देखो बेटा ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे वैसा। फिर उसको दिमाग में थोड़ा सा चलने दीजिए, 1-2 दिन के बाद फिर पूछो बेटा क्या सोचा है, और जब वो डिसाइड कर ली, जरूरत पड़े तो एक बार फिर काउंसलर के पास ले जाइएगा। फिर उस प्रोफेशन में दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं अगर जान पहचान के हैं तो जरा उनसे भी बात कराइए। उसके कंसेप्ट एकदम जब क्लियर हो जाएं कि उसको ये फील्ड सूट करेगा तब उसका एडमिशन वहां कराना चाहिए। जी, और राजेश जी, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का जिक्र भी आपने किया था कि क्योंकि व्यक्ति भेड़ चाल चलता है और कंपटीशन के ज़माने में जो ज़्यादातर स्टूडेंट अपने करियर के लिए चुन रहे हैं उसी के पीछे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग भागते हैं। ऐसे कुछ कोर्सेज जिसके बारे में जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, ये जानकारी कैसे वो जुटा पाएं और अलग दिशा से हटकर वो अपना करियर बना पाएं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोचिंग की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा जब जी के या नीट वगैरह के रिजल्ट्स आते हैं तो दूसरे दिन के अखबार पूरे के पूरे कोचिंग के एक एक पन्ने से भरे रहते हैं। उनमें वो बच्चों की फोटोज डालते हैं, हमारा स्टूडेंट है। कई जगह फोटो नहीं होते, सिर्फ एक ब्लॉक छूट जाता है, नीचे कोई नाम डाल दिया XYZ। एक्चुअली वो सब फ्रॉड होता है, इसलिए कि एक बच्चे ने अगर डॉक्टरी का एग्जाम एंट्रेंस पास किया है नीट, तो उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो 3 सब्जेक्ट पढ़े होंगे। अब उसको 10 कोचिंग वाले क्लेम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पढ़ा, तो ऐसे कैसे पढ़ा? और हर कोचिंग वाला उसे पैसे देता है, 4 लाइन लिखवा लेता है कि हमारे फलाने सन्ना में बहुत बड़ा। ये बहुत बड़ा मार्केट चल रहा है एडवर्टीजमेंट का। और इसमें ये जो आप सोचिए, एक कोचिंग में 300, 250, 200 बच्चे एक हॉल में बैठे होते हैं और 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट। 120 मिनट में वो कोचिंग पढ़ाने वाला ऐसा कौन सा जादू करता है कि सारे बच्चे पास हो जाते हैं? 120 मिनट में तो 200 बच्चों से उनका नाम भी नहीं पूछा जा सकता, अगर हेलो भी करें तो भी उसके लिए टाइम चाहिए। तो ये जो फ्रॉडुलेंट्स हैं, इससे हमें बच्चों को बचाना है। और मैंने फिर कहा कि जो प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं, अब तो स्कूल कॉलेज वाले भी काउंसलर्स बुलाते हैं, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा कर रही है हमारी मध्य प्रदेश सरकार। वो 10th के बाद के बच्चों को कौन सा करियर ऑप्शन चुनना चाहिए, उनके सेमिनार्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, डिवीजन में होते हैं। स्कूलों में 2-2 टीचर्स को करियर की ट्रेनिंग देके करियर काउंसलर बनाया गया है। तो हमारा बच्चा उस जेन्युइन आदमी से जाके बात करे, मार्केट में जाके बात नहीं करे। मार्केट में होगा तो वो तो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, शरद जी, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछे जी। शरद, सवाल पूछिए। सर, मैम मैं ये पूछ रहा था कि 47 नंबर बने हैं तो उसमें अपन क्या लिख सकते हैं? क्या? एक बार फिर से आप अपने सवाल पूछे।
मैम ये बोल रहा था मैं कि अपने 47% बने हैं, हम उसमें कॉलेज ज्वाइन हो सकते हैं क्या नहीं? 43% आपके बने हैं, तो आप 12 के बाद अपने करियर के बारे में पूछना चाह रहे हैं शरद नहीं। जी? 10th के बाद आप चाह रहे हैं कि आपका क्या दिशा होनी चाहिए करियर को लेकर? हाँ जी देखिए, परसेंटेज ठीक है, आपका 45% बना हो या 43% बना हो, आपको पास मार्क्स मिले हुए हैं। तो पास मार्क्स मिलने के बाद में फिर वही बात आएगी, जहाँ पे कंपटीशन की बात है तो आपको मैथमेटिक्स स्ट्रीम में एडमिशन नहीं मिलेगा, और आप चाहेंगे कि मुझे कॉमर्स मिल जाए तो वहाँ भी बहुत रश है, तो आप ह्यूमैनिटिक्स ले लीजिए, आर्ट्स। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसे 50 IAS ऑफिसर्स को जानता हूं जो IIT पास करके निकले, IIT के इवन टॉपर्स थे, लेकिन जब उन लोगों ने सिविल सर्विस की परीक्षा दी तो उन्होंने यूरोपियन हिस्ट्री लिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया, तो सब्जेक्ट वही होते हैं। सवाल ये है कि अभी आप अपनी योग्यता के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से 11-12 के बाद जो कोर्सेज कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करना है तो आप BA करिएगा। BA में क्या दिक्कत है? मैंने BA किया हुआ था भाई, ठीक है। BA करने के बाद फिर मैंने MA इंग्लिश किया, मुझे तो जॉब में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने MSc BSc या इंजीनियरिंग या ये नहीं किया है MBBS तो हमें कोई नहीं पूछेगा। आप जिस फील्ड में अच्छा परफॉर्म करेंगे वो अच्छा होगा। आप कंपटीशन की तैयारियां करिए, पहले ग्रेजुएशन आप आर्ट्स से भी कर सकते हैं, और एक बार जो गलती हो गई, अभी तक बहुत मन से नहीं पढ़ा, आप पढ़ो। चलिए शरद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए उनके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। और राजेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और इन तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर कि छात्रों को किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हमारा खास कार्यक्रम स्वराज करियर में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। थैंक यू।